हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, 2018 का प्रश्न पत्र हमने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें आए हैं। तो केमिस्ट्री चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम आंसर यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, कैसे आपको उसका आंसर लिखना है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। 2018 का प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे थे, विज्ञान का पहला प्रश्न था। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 ऑप्शंस मिलेंगे एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में, और चारों में से एक कोई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उस ऑप्शन को आपने अपने आंसर बुकलेट पे लिखना होता है। पहला है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कॉमन सॉल्ट इज। यानी कि साधारण नमक जिसको आप खाने में प्रयोग में लाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, कौन सा केमिकल उसमें प्रेजेंट है, और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिए हमने फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट बताया था, क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, इसके अलावा दूसरा है, किसी विलयन का pH मान 7 है, यह विलयन होगा। तो विलयन कैसा होगा? विलयन उदासीन होगा, क्योंकि 7 जिसका pH मान होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम अगर pH है तो अम्लीय होगा, वहीं 7 से ज्यादा है अगर वैल्यू pH की तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, चलिए, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना था। तो पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है उसके कंपाउंड से और अपना कंपाउंड बना लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये धातुएं अधातुएं दोनों ही प्रकार की तत्वों में आपको देखने को मिल सकती हैं। एग्जाम्पल इसमें हमने कई देखे थे, जैसे Mg को CuSO4 में डाला था तो Mg ने Cu को, कॉपर को वहां से कॉपर सल्फेट से विस्थापित करके मैग्नीशियम का सल्फेट बना दिया था। जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया था, एल्यूमिनियम ने कॉपर को विस्थापित किया था, आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया था, वहीं पर लेड ने भी कॉपर को क्या किया था? विस्थापित किया था। तो यानी ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं जो दूसरी को विस्थापित कर रही हैं, वो क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशीलता की। ओके, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी दीजिए। सिर्फ रासायनिक समीकरण आपको पूछा है, पर आप पूरा बता सकते हैं उसमें कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके उत्पादन किया जाता है विरंजक चूर्ण का, यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कॉमनली कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम जो है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सूत्र उसका होता है CaOCl2। ओके, अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये बनाने की अभिक्रिया हो गई। इसका उपयोग हमने देखे थे, 2 उपयोग देखे थे। विरंजन चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में भी किया जाता है। ओके, ये दूसरा उपयोग हो गया। देन कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो पहला था आपका 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा था आपका मीथेनॉल, यानी कि एक आपका प्रोपाइल क्लोराइड, आप इसको कॉमन नेम बोल सकते हैं, और दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो इस प्रकार से नामकरण करना है। तो आप IUPAC से नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझा है, क्या क्या रूल्स आप वहां पर यूज में लाते हैं, किन किन रूल्स के आधार पर आप वर्गीकरण नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो भी आपको पता है। ओके, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक आवर्त नियम है कि जो तत्व हैं उनको उनके परमाणु के क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है,
और जो कोई भी तत्व होता है उसका परमाणु का क्रमांक उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो गुण हैं किसी भी तत्व के वो उसके परमाणु के क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ओके, समूह और आवर्त के बारे में पूछा है। समूह जिसको ग्रुप कहते हैं, कॉलम भी कहा जाता है, और साथ ही इसको क्या कहते हैं, वर्ग भी कहा जाता है। तो जो आपकी ऊर्ध्व क्रम में पंक्तियां हैं, जिनको एलिमेंट्स को ऊर्ध्व क्रम में रखा गया है, उनको वर्ग कहा गया है या आवर्त आपका समूह कहा गया है। आवर्त वहीं पर क्या है, जो 36 पंक्तियां हैं तत्वों की, उनको आवर्त कहा गया है। तो यहाँ पर 18 आपको पूरे वर्ग मिलते हैं और 7 36 कतारें मिलती हैं जिनको आवर्त कहा जाता है। ओके, मिश्र धातु क्या है, इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। तो मिश्र धातु या मिश्र धातु अलॉय जिसे आप कहते हैं, वो क्या होता है, जब 2 धातुओं को आपस में मिला लिया जाता है और एक नई धातु बनाई जाती है, तो जो नई धातु बनेगी उसको मिश्र धातु कहा जाता है। धातु के साथ साथ कभी कभी अधातुओं को भी मिलाया जाता है। तो जो नया आपका तत्व बनेगा या धातु अधातु बनेगी, उसके कुछ अपने नए गुण होते हैं। ठीक है, उदाहरण पूछे हैं तो कांसा होता है, आपका पीतल होता है, इसके अलावा व्हाइट गोल्ड की बात की थी और आपका करेंसी मेटल की बात हुई थी। तो ये सारे मिश्र धातु के उदाहरण होते हैं। ठीक है, कांसा जो कि किससे मिलकर के बना होता है, कॉपर और टिन, यानी कि तांबे और टिन से मिलकर के बना होता है। संगठन 88% टू 12% होता है, यानी 88% कॉपर होगा और टिन आपका 12% होती है। ठीक है, वहीं पर पीतल यानी ब्रास की बात करेंगे तो पीतल बनता है आपका तांबे और जस्ते से, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। कॉपर जहां पर 70% होती है, 30% जिंक होता है, उन दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना जिसे कहा जाता है, रोल्ड गोल्ड भी इसे कहते हैं। इसमें गोल्ड नहीं होता है, इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होती है। इसका उपयोग आभूषण और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। 90% इसमें तांबा होता है और 10% क्या पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। ओके, इसके अलावा मुद्रा धातु यानी कि करेंसी मेटल, जिससे कि करेंसीज बनती हैं, तो वो उसमें कॉपर होता है, टिन होता है और फास्फोरस भी होता है। कॉपर आपका 95% होता है, 4% टिन होती है और 1% उसमें फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है ना, इससे मुद्राएं सिक्के बनाने का काम में ये आपकी करेंसी मेटल आती है। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। आज के सेशन में प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुएं हैं वो मुक्त अवस्था में रहती हैं, क्योंकि वो ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, इस वजह से। तो 2 धातुओं के नाम जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना जिसका AU सिंबल है, गोल्ड जिसे आप कहते हो, प्लेटिनम PT जिसका सिंबल होता है, ये दोनों क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना, प्लेटिनम, चांदी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं, इसलिए ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसी कारण मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ओके, क्योंकि अभिक्रिया नहीं कर रही हैं किसी से, तो फिर अयस्कों का निर्माण नहीं हो रहा है, या आप क्या कहेंगे, किसी भी प्रकार के अन्य उत्पाद नहीं बन रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो इस प्रकार से 2 धातुओं के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लिख लेंगे कोई सी भी, सोना चांदी या सोना प्लेटिनम लिख लेंगे, और पूछा जाएगा कि क्यों पाई जाती हैं मुक्त अवस्था में, तो आप बताएंगे कि क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील हैं, इस वजह से मुक्त अवस्था में पाई जा रही हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते। एक अधातु X 2 भिन्न रूपों में, एक Y और Z में रहता है। Y एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि Z विद्युत का एक अच्छा चालक है। X, Y तथा Z को पहचानिए। ठीक है, तो इसीलिए तत्वों को, जितने भी तत्व थे मैंने आपको बताया था कि उनकी स्टडी अच्छे से करनी है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। कुछ तत्वों के कुछ बहुत अच्छे यूनिक गुण हैं, उनके कारण उनको अच्छे से समझना है। एक धातु जो कि X है, अधातु नॉन मेटल है, X 2 भिन्न रूपों में पाई जाती है, यानी अपर रूप होंगे उसके। Y एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है, क्योंकि आपने कहा था, आपने पढ़ा था धातु अधातु में कि अधातु ज्यादातर सॉफ्ट होती हैं, वहीं पर आपने बोला था
कि कार्बन का एक ऐसा रूप होता है जो कि कठोरतम प्राकृतिक है, यानी सबसे कठोर है, धातु अधातु सबसे कठोर है और वो प्राकृतिक पदार्थ है। वहीं पर आपने बोला था कि सेम वही अधातु आ रही है जिसको आपने क्या बोला कि कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का एक ऐसा रूप होता है कि जो कैसा होता है, सुचालक होता है। तो कार्बन कार्बन मैंने आपको 2 बार बता दिया, यानी कि अधातु एक्स क्या हो गई आपकी, कार्बन हो गई। ओके, चलिए अधातु एक्स क्या हो गई, कार्बन। दूसरा क्या बोला है, वाई कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, तो वाई आपका क्या हो जाएगा, हीरा यानी डायमंड, जो कि क्या है, जो कि आपका अपर रूप है कार्बन का। ठीक है, और जेड की बात करेंगे तो जेड क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ओके, ग्रेफाइट क्या होता है बच्चे, विद्युत का सुचालक होता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है वो आपको, जहां एक्स वाई जेड ऐसे रिप्रेजेंट करके देगा आपको तत्व के बारे में, और फिर आपको उसके गुण धर्मों के आधार पर समझना है कि वो क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण आपको देनी है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन तक गर्म किया जाता है। ठीक है, इन सभी के लिए आपने क्या देनी है, रासायनिक अभिक्रिया देनी है। ओके, चलिए पहला है, जिंक की किससे हो रही है अभिक्रिया, NaOH से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, सोडियम जिंकेट बन जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया हमने पहले भी देखी थी, चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब भी। और ये आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किए थे उसमें ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आई थी वहां पर। ठीक है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो क्या होता है, एक धातु की अभिक्रिया हो रही है क्षार से। ठीक है, तो जब किसी धातु की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो वहां पर एक तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको याद रखना है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये आपका लवण बन रहा है जो कि क्या है, सोडियम जिंकेट। ओके, दूसरा है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें क्या मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा, साथ में H2O बने, CaCO3 प्लस H2O। जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन तक गर्म किया जाता है, तीसरा है आपका, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये रिएक्शन आपने कब देखी थी, ये आपने तब भी देखी थी, हमने जब कहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है उसकी रिएक्शन, तो वहां पर आप यही करते हैं। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2, ये जिप्सम है, इसको क्या करेंगे 373 केल्विन तापमान पर हीट करेंगे, तो उससे क्या बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O और साथ में 1/3/2 H2O भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी रासायनिक समीकरण हो गए, इनको नोट करेंगे। ओके, चलिए तो 3 रिएक्शंस हो गई आपकी। पहली क्या थी, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड की के साथ अभिक्रिया। तो याद रखना है, एक धातु आपकी एक क्षार से अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही, साथ में आपका क्या हो रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। ठीक है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन के तापमान पर गर्म करेंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होगी। ओके, चलिए समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए।
ये समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ा था कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने क्या देखा था कि सजातीय श्रेणी वहां पर आ रही है, जो कि क्या है, आपके एक समान जो फंक्शनल ग्रुप वाले आपके कंपाउंड हैं और जिनमें एक CH2 यूनिट का अंतर पाया जाता है, वो सारे होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्राचाल पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए अल्केन जो होते हैं एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। और आप देखोगे कि एक के बाद जो दूसरा आपका यौगिक आ रहा है, जैसे मीथेन के बाद इथेन आएगा तो मीथेन आपका क्या होता है CH4 और वहीं इथेन होता है C2H6। तो अंतर किसका है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का है, यानी एक CH2 यूनिट का अंतर आएगा। और इस प्रकार से अब इथेन से प्रोपेन में जब चलेंगे तो इथेन और प्रोपेन के मध्य में भी एक CH2 यूनिट का अंतर आएगा, वहीं प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में भी एक CH2 यूनिट का अंतर आएगा। और एल्केन की बात कर रहे हैं तो उनके लिए सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। वहीं अगर एल्कीन की बात करेंगे तो CnH2n हो जाता है, और एल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n-2 यहाँ पर उनके लिए सामान्य सूत्र हो जाता है। तो सिंपली आपको समजातीय श्रेणी बतानी थी और उदाहरण देना था, तो एल्केन का आपने यहाँ पर उदाहरण दे दिया कि एल्केन की जो सीरीज है वो समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। ऐसे ही अल्कोहल की सीरीज होती है, एल्डिहाइड की सीरीज होती है, कीटोन की होती है, सबकी अपनी अपनी समजातीय श्रेणी होती है। और उसका मेन आपका प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो या लक्षण क्या है कि उसमें एक CH2 यूनिट का अंतर पाया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप वहां पर समान होने वाले हैं। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। चूंकि सिर्फ समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण यहाँ पर बताना है, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है, कि ऐसी श्रेणी है जो कि सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित आप करेंगे और इनमें प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं। एक के बाद दूसरे यौगिक पर हम जब चलते हैं तो उनके बीच में एक CH2 यूनिट का अंतर आता है। और उदाहरण में आप एल्केन दे सकते हैं, एल्कीन दे सकते हैं, एल्काइन दे सकते हैं, अल्कोहल का दे सकते हैं, कीटोन का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं। अल्कोहल का देंगे तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इस प्रकार से दे देंगे। एल्डिहाइड का देंगे तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का देंगे तो मीथेनोइक, इथेनोइक इस प्रकार से देंगे। वहीं कीटोन का भी आप इसी प्रकार से दे देंगे। तो सजातीय श्रेणी वही है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टरीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, तो एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन जिसे कहा जाता है वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि एस्टर का निर्माण उस अभिक्रिया में होता है। इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है बच्चे, एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। और यहाँ पर अल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि हो क्या रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया कराई जा रही है एक अल्कोहल से और आपका यहाँ पर एस्टर फॉर्म हो रहा है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को आपका एस्टरीफिकेशन यानी एस्टरीकरण कहा जा रहा है। तो सिंपली अगर एस्टरीफिकेशन पूछा जाता है कि क्या है, तो आप कहेंगे कि एक अल्कोहल की अभिक्रिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड से H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जा रही है, एस्टर का निर्माण वहां पर हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। साथ में जल भी बनता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, H+ दिखा रहे हैं, तो ये H+ आपका कहाँ से आया है, एसिड से आया है, जो कि हमने क्या बोला यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, और आपका बन क्या रहा है, इथाइल एसीटेट बन रहा है, इथाइल एसीटेट एस्टर, और साथ में H2O बन रहा है। तो एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण इसको कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे बच्चे जल्दी से।
मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि किसी ना किसी आपके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो जैसे इससे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने क्वेश्चन देखा, अब एस्टरीफिकेशन के बारे में आ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, तो आपने उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट है एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। नेम अ मेटल और अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी सामान्य ताप पर एक धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जब हमने धातु और अधातु को इतने डीप से पढ़ा था, इतने अच्छे से पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि धातुएं जो होती हैं ज्यादातर ठोस अवस्था में मिलेंगी, लेकिन एक्सेप्शन मिलता है मरकरी का, यानी पारे का, कि जो सामान्य ताप पर आपको कमरे के ताप पर कैसी मिलेगी, द्रव अवस्था में मिलेगी। ठीक है, तो यानी एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है वो पारा या मरकरी होता है, Hg जिसका सिंबल होता है। वहीं पर अधातुएं आपकी ज्यादातर गैसेस स्टेट में होती हैं या ठोस अवस्था में आपको मिलेंगी। तो वहीं पर एक ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो ब्रोमीन होती है। ओके, तो आंसर नोट करेंगे, धातु जो द्रव अवस्था में होती है और अधातु जो द्रव अवस्था में होती है। धातु होता है मरकरी, पारा भी जिसे कहा जाता है, या Hg जिसका सिंबल यहाँ पर होता है। ठीक है, अधातु आपका ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, सामान्य गुणधर्म बताने हैं आयनिक कंपाउंड्स के, और उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं उसकी बात हो रही है। तो आयनिक यौगिक होते क्या हैं? आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस की जब आप बात कर रहे हैं, ये कठोर और भंगुर होते हैं। ठोस तो है ही, साथ ही क्या है, कठोर और भंगुर है। कठोर यानी कि हार्ड, भंगुर यानी कि अगर इनको आप पीटेंगे तो इनका क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है। ओके, और क्या क्या इनके गुणधर्म है, इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, जैसे कि बताया गया है, क्योंकि रीजन पूछा गया है। तो यानी कि गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। और वे जल में सामान्यतः घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, या और भी आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, या फिर अघुलनशील या अविलेय होते हैं। ठीक है, वे विलयन की अवस्था में तथा गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि अगर उनको किस द्रव अवस्था में लिया जा रहा है तो वो विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे अपने में से। ठीक है, और क्या था पूछा गया कि यहाँ पर गलनांक उच्च क्यों है, तो आयनिक यौगिकों का निर्माण आयनिक बंध के बनने के कारण होता है। और आयनिक बंध क्या होते हैं, जो यौगिक में जो परमाणु है वो आपस में आयनिक बंधों के कारण जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये बंध वैद्युत आकर्षण बल इनका काफी अधिक होता है, जिससे वे परमाणु को आपस में जोड़े रहते हैं, तथा आयनिक बंध काफी कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। इनको के मजबूत होने के कारण आकर्षण बल को तोड़ने में काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ओके, चलिए, आयनिक कंपाउंड से पहले भी आपका एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ये नोट करेंगे। एक तो गुणधर्म, और फिर उसके बाद गलनांक उच्च क्यों होता है उसका कारण आपको देना है। तो क्योंकि आयनिक बंधों से आयनिक यौगिक बने हुए हैं, तो आयनिक बंध आपके कैसे होते हैं, बहुत अच्छे आकर्षण बल होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से क्या हो रहा है, उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च हो रहा है। गलनांक की बात की गई है तो आप गलनांक बताएंगे कि गलनांक उच्च होता है इसलिए। ओके, तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनमें से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी प्रकार से आप उनका उत्तर देंगे और अच्छे से अपने आंसर को समझाएंगे। ओके, कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।